अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम इस सेशन में इंशाल्लाह चैप्टर 13 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला एमसीक्यूज, if the American dollar is overvalued relative to Pakistan rupee, पाकिस्तान के रूपी के मुकाबले में अगर डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट कर जाए, ओवरवैल्यूड का मतलब अप्रिशिएट कर जाए, तो पाकिस्तान के रूपी की क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन। यही है ना, रिलेटिव टू। तो पाकिस्तान का रूपी क्या कर जाएगा? अंडर वैल्यू कर जाएगा या डेप्रिशिएट कर जाएगा। पढ़ते हैं ऑप्शन। फर्स्ट वन, पाकिस्तानी गुड्स आर चीपर देन अस गुड्स। नहीं, पाकिस्तानी रूपी इज अंडर वैल्यूड। हाँ, ये बात तो ठीक है, डेप्रिशिएट कर जाएगा रिलेटिव टू डॉलर। ये बात बिल्कुल सही है। द रूपी प्राइस ऑफ द डॉलर मस्ट राइज। नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है। The cost of Pakistani goods in the United States must be increasing. नहीं, ठीक है ना, पाकिस्तानी गुड्स की प्राइस का उस कंट्री में क्या ताल्लुक? तो इसमें सिर्फ ये ऑप्शन बीटा 13.1 की बीटा ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड वन एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बच्चे। 13.2, इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। आपको याद होगा, मैंने आपके सामने टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला डिस्कस किया था। मैंने बोला था एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस या इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इंडेक्स एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। या आपको मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था। दोनों में से जो भी सुटेबल होगा हम यूज करेंगे। तो ये कहलाएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। कौन सी ऑप्शन हुई? चार्ली, क्योंकि ना ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ना ही ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और ना ही डेल्टा ऑप्शन इन्फ्लेशन। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? चार्ली। 13.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर। हमने पढ़े थे ना, करंट अकाउंट डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए कुछ हम टूल्स, मेजरमेंट्स, एक्शंस परफॉर्म करते हैं। दैट इज बाइफरकेटेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन मॉनिटरी, सेकंड वन नॉन मॉनिटरी मेजर्स। अब यहां पे जिक्र किया जा रहा है, इनमें से कौन सा मेजर है would immediately increase the cost of imports, जिससे cost of imports immediately increase हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें टैरिफ। क्या टैरिफ की सूरत में होता है? बिल्कुल होता है। आपको याद होगा टैरिफ का कब, जैसे हमने पढ़ा था, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम प्राइस को मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई का। ठीक हो गया। और बच्चे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात क्लियर? ये आपको पता है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। अच्छा, अगर वर्ल्ड प्राइसेस दिस वन, वर्ल्ड प्राइसेस ऐसा ही है ना, अगर वर्ल्ड प्राइसेस ये थी तो क्वांटिटी डिमांड और ये थी क्वांटिटी सप्लाई, ऐसा ही था। हमने कहा अब यहां पे क्या कर दिया, अब यहां पे इंपोज कर दिया टैरिफ। अगर टैरिफ इंपोज करेंगे तो वर्ल्ड प्राइसेस प्लस
टैरिफ, ये हो जाएगी प्राइस। अब प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी या सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आपको वर्ल्ड प्राइसेस के साथ टैरिफ भी पे करना पड़ेगा। पहले सिर्फ वर्ल्ड प्राइसेस पे करनी पड़ रही थी, तो इसकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ी या कम हुई, शाबाश बढ़ गई। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर टैरिफ है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। कोटा तो आपको पता है ना, नंबर फिक्स करना, इसका कॉस्ट के साथ तो ताल्लुक ही नहीं। एम्बार्गो वैसे ही बैन कर देना कि आप ये प्रोडक्ट बाय ही नहीं कर सकते हो। और सब्सिडी तो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, तो इसका मतलब इसके अलावा कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं बन रही, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलें जी, 13.4 एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। करेंसी आमतौर पे डीवैल्यूड मींस डेप्रिशिएट क्यों की जाती है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट कर दें, पूरा फ्लो चार्ट याद है ना, क्लास में पढ़ा था, शाबाश। तो इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा और इसका इफेक्ट इंपोर्ट्स पे क्या आएगा? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाए तो एक्सपोर्ट्स हमारी चीपर हो जाती हैं, और अगर डेप्रिशिएट हो जाए तो फिर हम इंपोर्ट्स हमारी कॉस्टली हो जाएंगी। ठीक हो गया? ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई कि एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट्स हमारी चीपर हो जाएंगी और इंपोर्ट्स हमारी कॉस्टली हो जाएंगी। अब 13.4 का आपने आंसर बताना है कि करेंसी को अगर हम डीवैल्यू मींस डेप्रिशिएट कर जाएं तो फिर क्या होगा? अगर एक्सपोर्ट्स हमारी सस्ती होंगी तो बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? शाबाश, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर हो गया? और इंपोर्ट्स हमारी कॉस्टली होके डिक्रीज होंगी। तो अब यहाँ पे ये इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इंक्रीज इंपोर्ट्स नहीं, इंपोर्ट्स तो डिक्रीज होंगी। डिक्रीज इन्फ्लेशन, इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। इंक्रीज प्राइसेस, इसके साथ भी ताल्लुक नहीं। ये तो पहले भी हमने बात पढ़ी है, पहले एमसीक्यूज में भी इसका जिक्र देखा है। तो ये ऑप्शन, इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है सवाए अल्फा ऑप्शन के। तो 13.5 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बच्चे, समझ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। 13.5 Which one of the following would appear as a debit item? इनमें से कौन सी आइटम डेबिट आइटम कंसीडर होगी करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको याद है ना, जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो इनकम है, वो इनकम होगी तो क्रेडिट है, और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करेंगे वो एक्सपेंडिचर है, और वो क्या होगा? डेबिट। याद रखनी है ये बात। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाली बात है जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, करंट अकाउंट। आपको पता है करंट अकाउंट में 4 अकाउंट होते हैं। फर्स्ट वन ट्रेड इन गुड्स, फर्स्ट वन क्या होगा? ट्रेड इन गुड्स। सेकेंड वन क्या होगा? ट्रेड इन सर्विसेज। सेकेंड वन क्या है? ट्रेड इन सर्विसेज। अच्छा, अब थर्ड वन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, इनकम या एक्सपेंडिचर्स। इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी या किसी दूसरी पार्टी के लिए ये एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन है ट्रांसफर्स। तो करंट अकाउंट के तो ये 4 अकाउंट्स हैं। अब आपने ये देखना है इन 4 में से किसी की बात करे हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट की बात होने वाली है। तो देखते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर डेट्स की पेमेंट होगी, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई और उसके बदले में इन्वेस्टमेंट को रिटर्न पे करना, तो रिटर्न पे करेंगे, आउटफ्लो होगा, डेबिट है, एक्सपेंस है ना। तो ये ओवरसीज कंट्री टू कमर्शियल बैंक, ये बात तो समझ में आ गई, तो बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बट अभी मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया। एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री, हमारे मुल्क में कुछ विजिटर्स आए और उन्होंने यहां पे आके एक्सपेंडिचर्स किए। जब वो यहां पे आके एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं तो हमारा इनफ्लो बढ़ रहा है या आउटफ्लो, ये हमारे लिए एक्सपोर्ट्स है या इंपोर्ट्स? शाबाश, ये बात ठीक नहीं है, ये तो गलत है, ये तो हमारी इनकम बढ़ा रहा है। तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, डेबिट नहीं होगी।
उनकी एक्सपेंडिचर है, बट हमने अपनी डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से देखना है। ओवरसीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट तो है ही नहीं, हमने तो बात पढ़ी है कि करंट अकाउंट का बताना है। रीपेमेंट ऑफ डेट्स, कर्जे वापस करना, वो भी कैपिटल और फाइनेंसिंग अकाउंट की बात हो सकती है, लेकिन करंट अकाउंट की नहीं। तो फिर इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हुई? अल्फा ऑप्शन बेस्ट है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसकी नहीं बनती। ठीक हो गया जी। 13.6 विच of the following is most likely to cause a country's balance of payment to move towards a deficit? आपने बताना है इनमें से किसकी वजह से कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की तरफ जाएगा या डेफिसिट की वजह बन जाएगा। डीवैल्यूएशन, अगर डीवैल्यूएशन हो जाए या डेप्रिसिएशन हो जाए करेंसी की, तो उससे तो एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी और बढ़ेंगी, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह तो ना बना। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले जी। उसके बाद बच्चे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। हाँ, इनकम लेवल बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वो इंपोर्टेड गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे। हाईली इनकम इलास्टिसिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होगी? इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है। अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल कर देंगे तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो लोग तो इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन भी कम कर देंगे, तो ये ऑप्शन नहीं बनती। अ राइज इन रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग, डोमेस्टिक की सेविंग बढ़ानी शुरू कर दें, नहीं, इसकी वजह से भी करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। यहां पे ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक हो गया? तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही है, बीटा ऑप्शन। 13.7 नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अभी मैंने आपको बताया ये 4 आइटम्स होंगी, इनके अलावा कोई और आइटम है तो वो कंसीडर नहीं होगी। ठीक है? तो अब आपने बताना द इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। बताएंगे बात ठीक है या गलत? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट है, ये बात ठीक नहीं है। तो उसने कहा था वही बतानी है आपने, जो गलत हो वो बतानी है, कि ये बाकी सारी बातें करंट अकाउंट का हिस्सा होंगी सवाए उस बात के, तो ये तो नहीं होती। अभी देख लेते हैं, ये ऑप्शन ठीक बन रही है। सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, हमें गलत आंसर बताना है कि जो करंट अकाउंट में शामिल नहीं किया जाएगा वो बतानी है बात। एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये तो ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहा है, ये तो ट्रेड इन गुड्स है, ये तो करंट अकाउंट में शामिल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट अभी हमने पढ़ा, ये भी है, तो ये भी शामिल होगा करंट अकाउंट में, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। एक्सपेंडिचर इन द कंट्री बाय ओवरसीज ट्रेड इन सर्विसेज, इसका मतलब ये तीनों बातें करंट अकाउंट का हिस्सा हैं। इसने कहा था वो बात बतानी है जो करंट अकाउंट का हिस्सा या इन चारों में शामिल ना हो, तो वो कौन सी ऑप्शन है? वो ये वाली ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन। क्लियर होगी बच्चे बात? 13.8 Which of the following might cause a country's export to decrease? इसमें से किसकी वजह से कंट्री की एक्सपोर्ट डिक्रीज करेगी? A fall in exchange rate for that country's currency. ठीक है, लेट्स सपोज पाकिस्तान है और दूसरी तरफ है यूके। अगर यूके की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए तो यूके के हिसाब से पाकिस्तान की करेंसी पे तो एप्रिसिएशन का इफेक्ट आ गया। अगर एप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा तो पाकिस्तान की एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कॉस्टली। जब कॉस्टली होंगी तो कम हो जाएंगी, ये तो डिक्रीज कर जाएंगी। और इंपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली चीपर हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और जब ये चीपर होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब यहां पे ये सवाल पूछा था कि किसकी वजह से कंट्री की एक्सपोर्ट डिक्रीज करेगी, तो बताएं
अगर दूसरे कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए तो उसका इंपैक्ट हमारे कंट्री की करेंसी उसके मुकाबले में अप्रिशिएट हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। इसका मतलब है ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। देखें दोबारा पढ़ता हूं, अ फॉल एक्सचेंज रेट दैट कंट्रीज करेंसी, हमारे मुल्क की करेंसी की बात नहीं कर रहा, उस मुल्क की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए, फॉल कर जाए। यहां पे अंडर वैल्यूड भी कह सकते हैं, डेप्रिशिएट भी कह सकते हैं, और आपको पता है डिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। याद है ना आपको ये सब बातें। अ रिडक्शन इन अदर कंट्रीज टैरिफ बैरियर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बनती नहीं है ऑप्शन। अ डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स, ये भी बात नहीं है। और अ राइज इन दैट कंट्रीज इंपोर्ट्स, ठीक होगा जी बच्चे। अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट, जैसे यूके की अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगी और यूके सिर्फ पाकिस्तान से सामान खरीद रहा है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो अब इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है। और यहां पे तो पूछा गया कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो बाकी तीन ऑप्शन में एक्सपोर्ट्स हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लेकिन सिर्फ अल्फा ही ऑप्शन है जिसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात क्लियर हो गई बच्चे। चलें जी 13.9, विच वन इज द कोर पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोर पार्ट है। करंट अकाउंट, जी बिल्कुल है। कैपिटल अकाउंट, ये भी है। फाइनेंसिंग अकाउंट, ये भी है। ये तीनों अकाउंट्स हैं, तीन अकाउंट्स तो होते हैं। तो फिर कौन सी ऑप्शन हुई, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हुई। ठीक हो गया जी बच्चे। 13.10, विच वन, इनमें से कौन सी इज नॉट पार्ट ऑफ करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट नहीं है इनमें से। अभी हमने चार ऑप्शन पहले भी पढ़ी हुई हैं। ट्रेड इन गुड्स होता है पार्ट, उसने कहा ना हो पार्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत नहीं है। ट्रेड इन सर्विसेज, ये भी पार्ट है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है हमारा। फाइनेंशियल डेरिवेटिव करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट का पार्ट है। तो ये ऑप्शन है जी, ठीक है। ट्रांसफर्स, ये भी करंट अकाउंट का पार्ट होता है, याद है ना आपको, अभी हमने पढ़ा, तो शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। 13.11, विच वन, इनमें से कौन सा नॉट पार्ट, पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है फाइनेंसिंग अकाउंट का। फाइनेंसिंग अकाउंट का पार्ट बताना है। ट्रेड इन सर्विसेज, ये तो करंट अकाउंट का पार्ट है, तो उसने यही तो पूछा था कौन सा फाइनेंसिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है वो बताओ। तो ये तो करंट अकाउंट का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव पार्ट है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी पार्ट है। रिजर्व एसेट्स, ये तीनों कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट का हिस्सा है, बट करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। और जो पहले वाली ऑप्शन हमने पढ़ी थी वो किसका हिस्सा थी, करंट अकाउंट का, तो वो इस कैपिटल एंड फाइनेंसिंग में शामिल नहीं होगी। 13.12, बैलेंसिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट, बैलेंसिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज पॉसिबल अगर डेफिसिट में हो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको याद है ना, नेट एरर और ओमिशन में हमने दो बातें पढ़ी थी, याद करें जरा जल्दी से, मैं याद करवा भी देता हूं। इसको हम कहते हैं करेक्शन करना। कैसे कर सकते थे, दो तरीके थे। अगर डेफिसिट में हो तो याद रखनी है ये बात, दो तरीके। पहली बात, अगर हमारे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सेलिंग ऑफ रिजर्व्स, अपने रिजर्व्स जितने भी पड़े हुए हैं उन्हें सेल करेंगे तो डेफिसिट से निकलेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास रिजर्व्स नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, लोन या बोरोइंग करेंगे, बोरो करेंगे, उधार लेंगे, ऐसा ही है ना। अब इन दोनों में से कोई एक काम हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम सरप्लस में हो तो सरप्लस में क्या करते हैं, पहले तो अपने डेट्स की रीपेमेंट करते हैं, और अगर हमारे डेट्स ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, रिजर्व्स एसेट्स खरीद के रख लेंगे। तो अब आपने बताना, बाइंग ऑफ गोल्ड, ये तो सरप्लस के केस में होता है, डेफिसिट के केस में नहीं होता। डेफिसिट के केस में सेलिंग होगी, बाइंग नहीं होगी। पेइंग ऑफ डेट्स, ये भी सरप्लस के केस में होता है, डेफिसिट के केस में नहीं होता। बोरोइंग फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंक, बिल्कुल हम कर्जे लेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन बनती ही नहीं है। क्लियर होगी बच्चे।
टर्म्स ऑफ ट्रेड, TOT रेफर्स टू। ठीक है जी बच्चे, ये रेशियो है ना एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस, अभी पढ़ी हमने, सबसे पहला या दूसरा एमसीक्यूज हमने किया था, उसमें भी यही बात थी। तो एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस या एक्सपोर्ट इंडेक्स टू इंपोर्ट इंडेक्स, जो सूटेबल आंसर हो वो आपने टिक करना है। तो क्या है, एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इंपोर्ट प्राइस टू एक्सपोर्ट प्राइस, ये नहीं ठीक। नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी ठीक, नन ऑफ द अबव। तो अल्फा ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा बच्चे, इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम price index for export increased by 20% and price index imports raised by 10%। तो बच्चे 120 over 110 भी कर सकते हैं या 20 over 10 भी कर सकते हैं, जो भी इसके मुताबिक आंसर बनेगा वो आपने टिक कर लेना है। अब इस केस में मैं आपको बताऊं 20/10 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 120/110 से इसका आंसर, इसमें कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली यही आंसर बनना है, 20/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, ये 0 0 से कट गया, तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा, 200 इसका आंसर बनेगा। ये ऑप्शन बेस्ट इस केस में बननी है, इस केस में बननी है। अदरवाइज आपको बताया था अगर इंडेक्स यूज करें तो 120 over 110, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें इसको कंप्लीट, तो फिर आपके पास इसका आंसर, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, 109 बन रहा है या क्या बन रहा है, जो भी है चेक कर लीजिएगा। इनमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर हो वो आपने मेंशन कर देना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। 13.15 बच्चे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड 112 हो तो इसका क्या मतलब होगा। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड 112 हो तो इसका मतलब क्या होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज डिक्लाइंड बाय 12%, नहीं 112 है, अगर पहले 100 था अब 112 हो गया, तो इसका मतलब ये तो इंप्रूव हो रहा है, बेहतर हो रहा है 12 से, तो ये बात ठीक नहीं है। टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज इंप्रूव्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डेप्रिशिएटेड नहीं, एप्रिशिएटेड नहीं, ये भी 2% ठीक बात नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है बीटा, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 13.16 विच वन, इनमें से कौन सी बात कज टू डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, के डेफिसिट की वजह बनेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इनमें से कौन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट की वजह बनेगी। इंपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करें, ये तो मुझे बताइएगा, ये तो ठीक बात है, इसकी वजह से डेफिसिट नहीं होगा। हाँ, डेफिसिट तब होता कि हम क्या करें, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तब हमारी डेफिसिट की वजह बनती है। इंपोर्ट, ये देखें, ये ऑप्शन बता दिए, बिल्कुल वही वाली बात, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल। जैसे हम पाकिस्तान के केस में होता है, पाकिस्तान क्या करता है, कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहा है और फैब्रिक बना हुआ, जीन्स बनी हुई इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये है डेफिसिट की वजह। बिल्कुल ठीक हो गया। हाई इनकम इलास्टिसिटी, ये पॉइंट तो हमने बड़ा डिटेल क्लास में, फिजिकल क्लास में डिस्कस किया, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ये बन सकती है दोनों, पाकिस्तान की, किसकी, करंट अकाउंट डेफिसिट की रीजंस। तो कौन सी ऑप्शन हुई, डेल्टा बी एंड सी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मौजूद है। अच्छा बच्चे, 13.17 नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जब कोटा मोर इफेक्टिव हो टैरिफ की बनिस्बत, तो इंप्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। जब कोटा मोर इफेक्टिव है देन टैरिफ, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो अब आपने बताना है क्या होगा। कहता है कब, अब ये सवाल समझ लेंगे तो बड़े आराम से आप मेरे साथ समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब कोटा ज्यादा इफेक्टिव हो, किसकी बनिस्बत, टैरिफ की बनिस्बत, ताकि इंप्रूव किया जा सके बैलेंस ऑफ पेमेंट को। हमने बताना है कब कोटा इफेक्टिव होगा टैरिफ की बनिस्बत। तो अब आपने इसका आंसर बताना है 13.17 का। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर इलास्टिक, जब एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, मोर इलास्टिक होंगी। एक्सपोर्ट्स इलास्टिक होंगी, थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज आई तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ भी बहुत ज्यादा सकती हैं, कम भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। जी सोचना है अब आपने।
अच्छा जी, चले अगली ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर इलास्टिक, इंपोर्ट्स अगर मोर इलास्टिक हो तो थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज आया, एक्सचेंज रेट में चेंज आया, तो बहुत ज्यादा चेंज इंपोर्ट्स में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या कोटा मॉनिटरी मेजर है या नॉन मॉनिटरी? ठीक हो गया। अब ये चीजें याद रखनी है आपने, हाँ, आपको अच्छे तरीके से समझ पाए। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस इलास्टिक, जब एक्सपोर्ट्स क्या हो हमारी, लेस इलास्टिक हो। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, ये ऑप्शन जरा अच्छे तरीके से सोच समझ के जरा मुझे बताइएगा, हो सकता है? हाँ, शाबाश। जब एक्सपोर्ट्स हमारी लेस इलास्टिक होंगी, एक्सपोर्ट्स हमारी क्या होंगी, कम नहीं हो सकती होंगी, लेस इलास्टिक है। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, हमने कोटा तादाद फिक्स कर दी कि आप इतने से ज्यादा यूनिट नहीं मंगवा सकते। ठीक हो गया। तो फिर हमारा कोटा क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम नहीं हो पाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स कम नहीं हो पाएगी, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, इंप्रूव हो जाएगा। देखिए ना, कोटे में हमने क्या किया, नंबर फिक्स कर दिए कि आप इससे ज्यादा तादाद में यूनिट इंपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके एक्सपोर्ट्स में भी इफेक्ट आए, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमने कहा लेस इलास्टिक, एक्सपोर्ट्स कम होनी ही नहीं है। जब एक्सपोर्ट्स कम होनी ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करेगा। क्लियर हो गया? तो एक्सपोर्ट्स आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी कम नहीं होंगी, इंपोर्ट्स को आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। शाबाश, याद रखना है। और ये अगली वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं है। 13.18 डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी अगर डेप्रिशिएट कर ले तो ये वर्केबल स्टेप है किसका, ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। कब होगा, ओनली इफ, कब होगा। अब आपने बताना, कंट्री हैज एक्सपोर्ट्स सरप्लस, कंट्री का एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, बिल्कुल ठीक है, सरप्लस है जी। नो फॉरेन डेट, अगर फॉरेन डेट नहीं है, देखे ना, हम अगर अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट करने से हमारे डेट्स का बैलेंस बढ़ जाता है, डिस्कस हुआ था ना। हाँ, तो अगर हमारे पे डेट्स ही नहीं होंगे, हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे तो ये हमारा फायदा ही होगा ना। और इसके अलावा अगर हमारे पास सरप्लस, पहले ही एक्सपोर्ट सरप्लस है, तो करेंसी के डेप्रिशिएट करने से हमें फायदा होने वाला, नुकसान होने वाला नहीं है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, क्यों कि जब हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं तो डेप्रिशिएट करने से हमारी एक्सपोर्ट्स तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन इंपोर्ट्स हमारी महंगी हो जाएंगी। और जब हमारी इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो फिर क्या करना है, हमें वो चीजें खुद से बनानी है। क्या हम इस काबिल हैं, ये चीजें हम खुद से बना सकते हैं? अगर खुद से बना सकते हैं तो फिर हम इसका फायदा ले पाएंगे, नहीं तो आउटफ्लो तो हमारा ज्यादा हो जाएगा इनफ्लो की बनिस्बत, तो हमें फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए तो ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जी बच्चे, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल, अगर हम डेप्रिसिएट करेंगे डोमेस्टिक करेंसी को तो कोई बात दोबारा रिपीट हो रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी चीपर हो जाएंगी, और जब चीपर होंगी तो फिर वो बढ़ेंगी, तो एक्सपोर्ट्स हमारी क्या हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी। एक्सपेंसिव, गलत बात। इंपोर्ट्स हमारी चीपर, गलत बात। इंपोर्ट्स हमारी महंगी होंगी और कम हो जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बात ठीक नहीं है। तो इसकी सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, अल्फा। हाई एक्सचेंज रेट फॉर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट हाई हो, हाई का मतलब है एप्रिशिएट हो जाए, एप्रिशिएट कर जाए, तो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स चीपर होंगी, नहीं। इंपोर्ट एक्सपेंसिव होंगी, नहीं। ये किसके केस में होता था, ये डेप्रिशिएशन के केस में होता था कि एक्सपोर्ट्स हमारी चीपर हो जाती हैं और इंपोर्ट्स हमारी कॉस्टली हो जाती हैं। किसके केस में होता है, डेप्रिसिएशन के केस में। एप्रिसिएशन के केस में तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन किसके केस में थी, डेप्रिसिएशन के केस में, तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये एक्सपोर्ट्स हमारी एक्सपेंसिव, ये बात बिल्कुल ठीक है, एप्रिसिएशन के केस में ये होगा।
ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे 13.21 अगर एक्सचेंज रेट 200 पर डॉलर हो, हाउ मच रुपीज 10,000 एक्सपोर्ट कॉस्ट इन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स में बतानी। तो बहुत सिंपल सी बात, एक्सचेंज रेट कैसे लिखा हुआ है मैंने आपको बताया भी था, इसका मतलब है रुपीज 200 पर डॉलर। अब हमने रुपीज 10,000 तो रुपीज 100,000 इसको डिवाइड कर देना 200 पर डॉलर से, तो ये रुपीज में है, तो रुपीज ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर डॉलर्स में आ जाएगा जी। ये हो गया $500। तो कौन सी ऑप्शन हुई बच्चे? चार्ली। 13.22 डिमांड फॉर इंपोर्ट्स विल बी प्राइस इन इलास्टिक। जो डिमांड होगी इंपोर्ट्स की वो प्राइस इन इलास्टिक होगी। कब होगी? इफ वो सिचुएशन बतानी। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, जी बिल्कुल हमने पढ़ा था ना, या बेल्जियम की चॉकलेट, याद आई बात? तो ये बात तो ठीक है, देख लेते हैं शायद अगली ऑप्शन ना ठीक हो जाए। मैं अल्फा को टिक करने लगा था लेकिन मेरी अगली ऑप्शन पे नजर पड़ गई। पीपल आर यूज्ड टू परचेज मोर हाईली इंटरेस्टेड हाईली इनकम इलास्टिक गुड्स। हम ये ना हमने कहा था कि अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर करेंगे, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, तो इनइलास्टिक हुई ना। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो आप कम ही नहीं करेंगे, प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आप रोक नहीं सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, आपको खरीदनी हर हालत में। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो कौन सी हुई? ऑल ऑफ द अबव। 22 एमसीक्यूज कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।